मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने चंद्रगुप्त नाटक, जो जयशंकर प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है, उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास किया था। उसी कड़ी में अब हम अगले अंक की व्याख्या को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। मगध में नंद की राजसभा, राक्षस और सभासदों के साथ नंद नंद हाँ, तब राक्षस दूत लौट आए और उन्होंने कहा कि पंचनद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद: क्यों? राक्षस: प्राच्य देश के बौद्ध और शुद्ध राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। नंद: इतना गर्व? राक्षस: यह उनका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल चखा दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह प्रतिहार का प्रवेश। प्रतिहार: जय हो देव। मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला से स्नातक आए। नंद: लिवालाओ। प्रतिहार का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश। स्नातक: राजाधिराज की जय हो। नंद: स्वागत। अमात्य वरुचि अभी नहीं आए, देखो तो। प्रतिहार का प्रस्थान और वरुचि के साथ प्रवेश। वरुचि: जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद: तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वरुचि: राजाधिराज, इस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ। उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा। अपने गुरुजनों के प्रति अपराध करना है। यहाँ जो राजा नंद हैं, वे जैसे ही उनको पता लगता है गुरुकुल से कुछ स्नातक आए हैं, तो वे उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं और अपने अमात्य वरुचि को स्नातकों की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं। तो जो वरुचि है, वे कहते हैं कि मैं स्वयं इस गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ और मेरे गुरुजनों द्वारा पढ़ाए गए शिष्यों की परीक्षा करना एक तरह से गुरुओं की परीक्षा लेने जैसा ही होगा और मैं इसे उचित नहीं समझता, या इस परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। नंद: किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ स्नातकों को भेजने में लगता है, या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस: केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश। त्रस्त द्वारिक पीछे पीछे आता है। चाणक्य: परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। तो जैसे ही वार्तालाप चल रही थी, वैसे ही चाणक्य प्रवेश कर जाते हैं और अपना मत रखते हुए कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है, ये मानव व्यवहार के लिए संपूर्ण नहीं है। यानी जो मानव का व्यवहार है या जो सांसारिक व्यवहार है, उसकी पूर्ण शिक्षा बौद्ध धर्म से प्राप्त नहीं हो सकती। नंद: तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य: तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद: ब्राह्मण ब्राह्मण, इधर देखो, कृत्या के समान इनकी आतंक ज्वाला धधक रही। चाणक्य: नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्मागुंठित अंगारे रह गए हैं। राक्षस: तब भी इतना ताप? चाणक्य: वह तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा, उसी दिन आर्यावर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दें,
क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बहुत सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तो यहाँ जो चाणक्य हैं वे कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा संपूर्ण नहीं है। मानव व्यवहार और जो सांसारिक ज्ञान है उसकी वो पूर्ति नहीं कर सकती। और वे कहते हैं कि राक्षस जो एक अमात्य है कि संपूर्ण देश के बारे में केवल ब्राह्मण ही विचार विमर्श कर सकते हैं। बहुत तपस्वी देश पर आने वाली मुसीबतों या दिक्कतों को अच्छे से उनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मणों को जो देश की चिंता करते हैं उनकी बात को ध्यान से सुना जाना चाहिए। नंद, ब्राह्मण तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया है। इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य, एक बात कहकर महाराज। राक्षस, क्या? चाणक्य, यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिला की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यावर्त पदाक्रांत होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं। वे उस सम्मिलित पारसिक यवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। तो जैसे ही वार्तालाप चल रहा था और चाणक्य ने अपना मत व्यक्त किया था और जो राजा नंद हैं उन्होंने चाणक्य को चुप रहने के लिए कहा था, तो चाणक्य ने कहा कि मैं एक बात कह करके चुप हो जाना चाहता हूँ। चाणक्य ने कहा कि यवनों की जो सेना है वह शीघ्र ही आर्यावर्त पर आक्रमण करने वाली है और जो तक्षशिला राज्य है वह भी उससे मिला हुआ प्रतीत होता है। और रास्ते में जो छोटे छोटे राज्य हैं वे सब यवनों के आक्रमण को नहीं रोक पाएंगे। केवल एक राजा पर्वतेश्वर ने उन्हें रोकने का साहस किया है, लेकिन पर्वतेश्वर एक छोटा राजा है, उसके पास थोड़ी सेना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मगध को पर्वतेश्वर की सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसा मत चाणक्य नंद के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि इस आर्यावर्त को बचाया जा सके। कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी मैं पर्वतेश्वर के ग्रहों की परीक्षा लूँगी। मैं विरसल कन्या हूँ। उस क्षत्रिय को ये सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन गांधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। तो कल्याणी जो कि राजा नंद की बेटी हैं तथा मगध की राजकुमारी हैं, वे कह रही हैं कि पर्वतेश्वर जो ब्राह्मण राजा हैं उन्हें यवनों की सेना से टकराते हुए मैं देखना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि पर्वतेश्वर जब पराजित हो जाएंगे तब मैं उनकी सहायता करके पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना चाहूँगी, क्योंकि वे अपने आप को ज़्यादा बड़ा क्षत्रिय
समझते हैं और हमें मगध देश के जो लोग या शासक उन्हें वे कम आंकते हैं। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगें और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता। चाणक्य, सच है बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहार तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। यहाँ ये देखने में आता है कि जो नंद है वह ब्राह्मण वर्ग से रुष्ट रहते हैं और वे ब्राह्मणों की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। चाणक्य, राजा धीराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपहृत ब्रह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण नहीं मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए, यहाँ चाणक्य अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं और वे नंद से कह रहे हैं कि हे राजा, लापरवाही में मनुष्य कठोर सत्य की पहचान नहीं कर पाता जब वह लापरवाह हो जाता है, इसलिए मैंने अपने ब्राह्मणत्व की भिक्षा आपसे नहीं मांगी। यानी मैं अपना सम्मान नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि आप ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेंगे, परंतु जब राष्ट्र रक्षा की बात हो तब मैंने आपको सावधानी या सचेत करने का प्रयास किया है। राक्षस, चुप रहो, चाणक्य पुत्र हो न, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही अठी थे। नंद, क्या? उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। प्रतिहार आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त सामने आकर उसे रोकता है। चंद्रगुप्त, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार कीजिए। तो यहाँ जैसे ही नंद चाणक्य को सभा से बाहर निकालने के लिए कहते हैं तो बीच में चंद्रगुप्त आ जाता है और वह कहता है कि आर्य चाणक्य ने इस राज्य की भलाई के लिए ही ये बात कही है कि पर्वतेश्वर की सहायता मगध को करनी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नंद, कौन? सेनापति मौर्य का कुमारगुप्त? चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों गांधार का उपलोक देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है, यह आगंतुक आपत्ति पंचनद प्रवेश तक ही न रह जाएगी। तो चंद्रगुप्त नंद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्य चाणक्य का जो कथन है वह सही है और गांधार का विद्रोह उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और ये जो आने वाली आपत्ति ये पंचनद प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये आपत्ति मगध तक भी पहुंचेगी और तब हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नंद, अबोध युवक, तो क्या इसीलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव। तुम राजा आज्ञा में बाधा न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहार, निकालो इस ब्राह्मण को, यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त, राजा धीराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को शत्रु बनाएंगे। तो जैसे ही नंद चाणक्य को राजसभा से बाहर निकालने के लिए कहते हैं तो चंद्रगुप्त उन्हें समझाता हुआ कहता है कि चाणक्य को राजसभा से बाहर निकालना एक तरह से उनका अपमान करना है, उनके साथ अन्याय करना है और
आप इस तरह से मगध के जो वास्तविक शुभ चिंतक हैं उनको आप अपना शत्रु बना लेंगे, तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कल्याणी, पिताजी चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उनकी भी मान लीजिए। नंद, चुप रहो, ऐसे उदंड को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो, अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहार दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुककर कहता है, चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंदवंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भावों में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है कि शूद्रराज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूलाभिषेक हों। जाते जाते जो चाणक्य हैं वे नंद को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि है नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित ये जो राजनीति है, इसमें तुम्हारा नंदवंश समूल उखड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जो भाग्य है या जो नियति है वह भी आपके विपरीत दिखाई देती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आप जैसे शूद्रों को राज सिंहासन से हटा दिया जाना चाहिए और मगध के सिंहासन पर कोई सच्चा क्षत्रिय ही प्रतिष्ठित हो, या मगध के सिंहासन पर कोई सच्चा क्षत्रिय ही बैठे और उसका शासन सूत्र अपने हाथ में ले, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। नंद, यह समझकर कि ब्राह्मण अवध्य है तो मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहार, इसकी शिखा पकड़कर इसे पार करो। प्रतिहार उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। वह निशंक और दृढ़ता से कहता है। चाणक्य, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते, खींच ले, परंतु ये शिखा नंद कुल की काल सर्पिणी है, ये तब तक न बंधन में बंधेगी जब तक नंद कुल का निषेध न हो। तो नंद जैसे ही चाणक्य को बाहर निकालने के लिए कहता है, और नंद का जो रक्षक या प्रतिहार है वह चाणक्य की शिखा पकड़ करके और चाणक्य को घसीटते हुए राजसभा से बाहर निकलता है, तो चाणक्य उसे नंद को सावधान कर रहे हैं कि तुम शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते के समान घृणित व्यक्ति हो, तुम्हें हित अहित कुछ समझ में नहीं आता, और मेरी ये जो शिखा या चोटी है ये तुम्हारे नंद को कुल को समाप्त करने की एक साक्षी बनेगी, और मैं अपनी शिखा या चोटी को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारा ये अन्यायी नंदकुल संपूर्ण रूप से समूल नष्ट नहीं हो जाएगा। नंद, इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी किया जाता है। दृश्यांतर, सिंधु तट पर अलका और मालविका। मालविका, राजकुमारी, मैं देख आई उद्भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं, और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। ये कुछ अधूरा सा रह गया है, पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं ये समझ करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूं तो तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देती है, अलका उसे देखती है। एक यमन सैनिक का प्रवेश व मानचित्र अलका से ले लेना चाहता है। अलका, दूर हो दुर्विनीत दस्यु, वह मानचित्र अपनी कंसुकी में छिपा लेती है। यमन, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ, परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सप्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से ये अत्याचार करना चाहते हो।
यवन, मैं देवपुत्र विजेता अलक्षेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, आह यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो। तो राजकुमारी अलका हैं, वे कह रही हैं कि श्रेष्ठ जो नारियां हैं उनके साथ धृष्टता का व्यवहार करने की आज्ञा गांधार नरेश ने तुम्हें कभी भी नहीं दी होगी। यवन, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। यवन, क्या यह वही मानचित्र नहीं है जिसे इस स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? उद्भांड एक स्थान का नाम। अलका, परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। ये तुम सीधे यहाँ से न टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगे। यवन, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी सहायता करेंगे। अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह, यवन हंसता हुआ, अब ठीक पथ पर आ गई होंगी बुद्धि, लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है। सिंगरण का प्रवेश। सिंगरण चौंक कर हैं, कौन? राजकुमारी, ये यवन? अलका, मालवीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि ये चला जाए। सिंगरण, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या तुम सचमुच बर्बर हो? तो इस वार्तालाप से हमें पता लगता है कि मालविका के पास जो मानचित्र है उसे यवन सैनिक ले लेना चाहता है और जो अलका हैं वे उसे देना नहीं चाहती, वे उसे वहाँ से भगाना चाहती हैं और इस कार्य के लिए वे सिंगरण नामक युवक की सहायता लेना चाहती हैं। तो सिंगरण उस यवन से पूछता है कि क्या तुम्हारे देश में स्त्री की मर्यादा को या उसके सम्मान को कायम नहीं रखा जाता, या स्त्री के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, क्या ये तुम्हें नहीं सिखाया जाता? यवन, मेरी उस सभ्यता ने ही मुझे रोक लिया है, नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसा बनता ले ही लेता। सिंह, तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया। सिंगरण, राजकुमारी, ये मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूँगा। सिंगरण कहता है कि ये मानचित्र आप मुझे दे करके निश्चिंत हो जाएं और फिर मैं इसे देख लूँगा। यवन को अलका, मानचित्र देती हुई तुम्हारे लिए ही तो मंगाया गया था। सिंगरण उसे देखते हुए, ठीक है, मैं रुका भी इसलिए था। यवन से, हाँ जी कहो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन खड़ग निकाल कर, मानचित्र हमें दे दो या प्राण देना होगा। सिंगरण, उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़ग करेगा, तो फिर सावधान हो जाओ, तलवार खींचता है। यवन के साथ युद्ध। सिंगरण घायल होता है, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है और भाग निकलता है। अलका, वीर, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंगरण हंसता और रथ पहुँचता हुआ, मेरा काम तो हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ, परंतु बड़ा अनर्थ होना चाहता है। क्या गांधार नरेश किसी तरह न मानेंगे? अलका, कदापि नहीं, पर्वतेश्वर से उनका वैर बदमूल है।
अलका कह रही हैं कि गांधार नरेश ने यवनों के आगे एक तरह से समर्पण कर दिया है, और जो गांधार नरेश जो उनके पिता हैं वे पर्वतेश्वर की सहायता नहीं करेंगे, उनके साथ उनका बहुत पुराना वैर या शत्रुता है। सिंगरा, अच्छा देखा जाएगा जो कुछ होगा, देखिए मेरी नौका आ रही है, अब विदा मांगना है। सिंधु में नौका आती है, घायल सिंगरन उस पर बैठता है। सिंगरन और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम अकेले जाने योग्य इस समय नहीं। सिंगरन, जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूँगा, जन्मभूमि के लिए ही जीवन है। फिर जब आपसे सुकुमारियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कब रहूँगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नयनों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। सैनिक के साथ यवन का प्रवेश। यवन, निकल गया मेरा अहेर अहेर शिकार। यह सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। यवन, क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक, यही कि आप जिसे कहें उसे हम बंदी करके महाराज के पास ले चलें। यवन, फिर विलंब क्यों? अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजद्रोही हो। सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न हो सकेगा। यहाँ जो यवन है वह नहीं जानता कि जो सैनिक हैं वे गांधार नरेश के सेवक हैं, और जो अलका है वे गांधार नरेश की सुपुत्री हैं। इसलिए गांधार नरेश के जो सेवक हैं वे अलका को बंदी नहीं बनाना चाहेंगे। इस बात को यवन नहीं समझता है। यवन, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। ठहर कर अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। ये क्या? सैनिक, डरते हो क्या? कायर, स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने भाग निकले। यवन, क्या? राज की आज्ञा का न तुम पालन स्वयं करोगे और न करने दोगे। सैनिक, यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो। अलका सैनिकों से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। यवन से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है। यवन, मैं तुम्हें बंदी करना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले चलोगे? यवन, गांधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो। अलका आगे, पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। दृश्यांतर।